जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 बायोलॉजी के अंतर्गत आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, यानी कि इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा बायोलॉजी के अंतर्गत जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और साथ ही दोस्तों मैं इनका आपको आंसर भी देने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक दिखेगा और एक वीडियो को आपको मिस नहीं करना। तो ये क्वेश्चन आपको टिक भी कर लेना है कहीं पर, या तो आपको मैं इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, है ना। तो आप लोग बिल्कुल इसको अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको यहां पर नंबर 1 क्वेश्चन को। देखिए यार पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाता हूं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बहुत ही सारे जो है कंटेंट आपके लिए तैयार करने पड़ते हैं, तो इसमें आपको जो है मतलब थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो इसमें मैं पीडीएफ जो है देना भूल जाता हूं। तो यार आप लोग थोड़ा सा मतलब इतना कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत करिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन है भ्रूणपोष किसे कहते हैं, इसको समझिए। तो इसका आंसर आपको देखिए ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, बायोलॉजी में आपको डायग्राम भी कुछ तैयार करने होते हैं और ज्यादातर आपको मतलब जो है आपको आंसर शार्ट में लिखने की कोशिश करनी है, ज्यादा आपको बढ़ा चढ़ाकर वर्णन नहीं करना क्योंकि शब्द सीमा का विशेष ध्यान देना, टाइम भी आपको बचा रहे। तो देखिए क्या होता है भ्रूणपोष क्या होता है। तो पुष्पी पादपों में द्विनिषेचन के समय, ठीक है, जो पुष्पी पादप होते हैं तो उसमें क्या होता है द्विनिषेचन, यानी जो डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है, द्विनिषेचन के समय नर युग्मक तथा ध्रुवीय न्यूक्लियाई के संलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, जो बाद में, ठीक है, इससे क्या होता है जब आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है नर युग्मक में तो क्या होता है ध्रुवीय न्यूक्लियाई के संलयन से जो है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का केंद्रक बनता है। और उसके बाद क्या होता है जो बाद में त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक के रूप में विकसित हो जाता है और यह विकासशील भ्रूण जो है इसको जो है भ्रूण जो होता है उसको पोषण प्रदान करता है। मतलब यहां पर आपका जो भ्रूणपोष है वो क्या होता है, ये आपका एक प्रकार से क्या होता है त्रिगुणित जब प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्रक बनता है तो उसके बाद क्या होता है त्रिगुणित जो भ्रूणपोष होता है ऊतक के रूप में विकसित हो जाता है और ये क्या होता है विकासशील जो भ्रूण होता है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो मतलब यहां पर आपको इतना लिखना है, काफी आसान है। तो चलिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीज में कोई दो अंतर बताइए। देखिए अंतर बायोलॉजी में काफी ज्यादा आते हैं, टिप्पणियां लिखने के लिए भी आती हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना है इस पर, ठीक है। तो चलिए एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीज में क्या फर्क होता है, पहला आपका यह देखते हैं। तो पहला अंतर है आपका कि एक बीजपत्री बीज में केवल एक बीज पत्र उपस्थित होता है। देखिए सिंपल है, बहुत आसान है। उसके बाद देखिए जबकि जो आपका द्विबीजपत्री होता है इसको आप देखिए एक और प्रकार से लिख सकते हैं, बीच से जो लाइन खींचकर आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया तो आप इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो द्विबीजपत्री होता है इसमें क्या होता है, जबकि द्विबीजपत्री बीज में भ्रूणीय अक्ष तथा दो बीज पत्र होते हैं। यहाँ पर एक बीजपत्री में केवल क्या होता है एक बीज पत्र उपस्थित होता है, जबकि द्विबीजपत्री में क्या होता है भ्रूणीय अक्ष या दो बीज पत्र होते हैं। तो ये हो गया आपका पहला अंतर, काफी आसान है। इसका देखिए दूसरे में क्या होता है, दूसरे में है कि एक बीज जो आपका एक बीजपत्री बीज होता है इसमें बीज भित्ति के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंडोस्पर्म। जबकि यहां पर जो द्विबीजपत्री बीज होता है उसमें क्या होता है जो बीज पत्र से अलग स्थित होता है जो एंडोस्पर्म है। इसका देखिए जबकि यानी कि परंतु या जबकि द्विबीजपत्री बीज में एंडोस्पर्म बीज पत्र में स्थित होता है, यानी बीज पत्र में ही उपस्थित होता है। तो ये आपका मतलब यहां पर दूसरा जो है अंतर हो गया। तो इसके बाद देखते हैं यहां पर आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए नंबर 3 पर आपका आता है कि भ्रूण प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में विभाजन के बाद ही क्यों विभाजन प्रारंभ करता है। जो आपका प्राथमिक भ्रूणपोष है ये कोशिका विभाजन के बाद ही क्यों विभाजन को प्रारंभ करता है, इसका क्या रीजन है। तो चलिए इसको आंसर को हम देखते हैं। सबसे पहले यहां पर समझिएगा, कह रहा है कि भ्रूण विकास के लिए, ठीक है, भ्रूण विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। आप सभी जानते हैं, ठीक है, कोई भी भ्रूण होगा उसके विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी चीज को बढ़ने के लिए पोषण की तो आवश्यकता होती ही होती है। इसके बाद है चूंकि परिपक्व भ्रूण विकास के लिए उपयुक्त पोषण उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है, सक्षम नहीं होता है, अतः प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका विभाजित होकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है तथा भ्रूण के लिए पोषण उपलब्ध कराता है या कराती है ना। इसलिए यहां पर यह क्या होता है प्राथमिक भ्रूणपोष जो है कोशिका विभाजन के बाद ही अपना जो है विभाजन प्रारंभ करता है। तो ये आपका एक छोटा सा आंसर है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो 3 क्वेश्चन यहां से आपके कंप्लीट होते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा कि अपरा किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अपरा जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है लगभग, लेकिन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में इस प्रकार से भी आ सकता है। तो समझिएगा अपरा होता क्या है ना। तो देखिए गर्भाशयी ऊतक और मात्र रक्त वाहिकाओं के सामंजस्य से बना एक ऐसा अंग, ये क्या होता है, ये मात्र कोशिकाओं से बना हुआ एक अंग होता है जो कि क्या करता है भ्रूण को उसके मतलब माता और भ्रूण के बीच जो संबंध है उसको स्थापित करता है। जैसे बना एक ऐसा अंग
अंग जो भ्रूण एवं मातृ शरीर के बीच संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संबंध स्थापित करता है अपरा कहलाता है। पहली बात तो ये हो गई। इसका कार्य क्या होता है, देखिए इसके माध्यम से भ्रूण जो एवं मातृ शरीर के बीच जो है गैसों एवं भोज्य पदार्थों तथा अपशिष्ट पदार्थों का विनिमय होता है। तो मतलब छोटा सा आपका एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, इसको आप अपने से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका पांचवा प्रश्न क्या करा कि प्रतिजैविक क्या है, टिप्पणी दीजिए। प्रतिजैविक पदार्थ क्या होता है, इस पर आपको टिप्पणी देना है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, पहले बहुत ही आसान है। तो इसको देखिए लिखेंगे कि सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न हुए जैविक पदार्थ, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न हुए जैविक पदार्थ जो रोगाणुओं को मारने का कार्य करते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। और ये क्या होता है, देखिए रोगाणुओं को मारने का कार्य करते हैं, तो मतलब जो हमारे शरीर में एक प्रकार से क्या होता है, बाहरी जीवों से या जीवाणुओं से लड़ता है, वही क्या है, प्रतिजैविक होता है, एंटीबॉडी। तो देखिए प्रतिजैविक कहलाते हैं। और ये प्रतिजैविक मुख्यतः बैक्टीरिया, कवक एवं एक्टिनोमाइसिटिस द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। ये केवल रोगाणुओं को ही मारने का कार्य करते हैं तथा परपोषी जीवों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परपोषी मतलब आप जानते हैं परपोषी और या मतलब एक प्रकार से क्या होता है, दूसरों पर जो पोषण के लिए आश्रित होते हैं, स्वपोषी और परपोषी, आपने इनको जो है पढ़ा होगा। तो ये हुआ। इसके बाद देखिए जो आपका पेनिसिलिन होता है, तो पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये क्या होते हैं, कुछ प्रतिजैविक पदार्थ आते हैं, यानी कि प्रतिजैविक है ना। तो पेनिसिलिन आपका प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसको जो है तैयार कर लीजिएगा। तो ये पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको छठवां क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए जनसंख्या विस्फोट पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। दोस्तों जनसंख्या विस्फोट आपने यार कई बार देखा होगा, जनसंख्या विस्फोट संबंधित एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो यार इसको तैयार करने में क्या ही प्रॉब्लम है, इसको तो आप निबंध की तरह लिख सकते हैं। कई बार मतलब लगभग आप पर्यावरण में भी आ जाता है, तो आप लोग इसको जो है तैयार कर लीजिएगा अपने तरीके से। बाकी आपका सातवां क्वेश्चन है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। यौन संचारित रोगों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ठीक है। जो यौन संचारित रोग हैं उनके बारे में आपको बताना है कि ये इनको मतलब इन पर आपको टिप्पणी देना, इनके बारे में आपको जो भी पता हो आपको बताना है। इसके बाद देखिए आपका आता है आठवां क्वेश्चन, ट्यूबेक्टोमी एवं वैसेक्टोमी पर टिप्पणी दीजिए। ये क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी मतलब यह किससे संबंधित है, पुरुषों से जो है महिलाओं से, या वैसेक्टोमी पुरुषों या महिलाओं से किससे संबंधित है, इनके बारे में आपको टिप्पणी देना है, ठीक है। तो सातवां ये आपका आठवां क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ऑब्जेक्टिव में बनता है। मतलब यहां से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप बनेंगे और अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इनको पढ़िएगा। इसके बाद आपका आता है नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई चार अंतर बताइए। तो इनमें आपको बताना है अंतर, यानी कि जो शुक्राणु जनन है और अंडाणु जनन है, इनमें आपको अंतर बताना। अंतर बोर्ड एग्जाम में आते ही आते बायोलॉजी में, तो चित्र भी बनाने के लिए कभी कभी आ जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंतर के आपको बिल्कुल तैयार करके सारे क्वेश्चन जाने हैं। इसके बाद देखिए 10वां क्वेश्चन क्या करा है, लघु बीजाणु जनन तथा गुरी बीजाणु जनन के बीच जो है कोई अंतर बताइए। तो ये दो अंतर आपको तैयार कर लेना। अंतर में आपके ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक बिल्कुल तैयार करके जाना है। बाकी आपको चित्र कौन कौन से तैयार करने, तो वह मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और इसके अलावा इसी प्रकार से मैं चैप्टर वाइज जब आपको वीडियो देने वाला हूं, जिसमें आपको यहाँ पर पूरी बायोलॉजी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।